तो पिछले जिस प्रकार से किया है उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। तो सबसे पहले a1/a2, a1 x का गुणांक जो प्रथम समीकरण में कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, दूसरे में 3 है। इसी प्रकार से b1/b2 जो कि ऋण का 3 जिसको काटेंगे तो 1 आएगा, और उसी प्रकार से c1/c2 काटने पे 1/5 आएगा। देख सकते हैं कि a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर नहीं है, और यदि मान बराबर नहीं है तो c1/c2 को देखने की आवश्यकता भी नहीं है, और यदि इनके मान बराबर नहीं होते हैं तो इनका एक हल निकलता है, मात्र एक हल। अर्थात जो रेखाएं होती हैं वो कुछ इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती हैं, ये रेखाओं के ही समीकरण हैं, और एक बार प्रतिच्छेद करती हैं, इसीलिए एक हल आता है। इसी को हम अद्वितीय हल भी लिखते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं कि ये अद्वितीय हल आ रहा है, और कह रहा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो अब इसको हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। समीकरण को फिर से लिखते हैं। तो x ऋण 3y ऋण 7 बराबर 0, 3x ऋण 3y ऋण 15 बराबर 0। तो दो नियम बताए थे आपको, उन्हीं का पालन करना है। पहला तो ये कि जहाँ से भी हम शुरू करेंगे उसको ऊपर वाले समीकरण से शुरू करेंगे, अर्थात प्रथम समीकरण से ही शुरू करना है। एक नियम ये था। दूसरा नियम ये था कि जब 2 से 1 बंद होगा, 1 को नहीं लेंगे तो दूसरे कॉलम को लेंगे, तो दूसरे से तीसरा जाएगा, फिर तीसरे से पहला, और फिर पहले से दूसरा। इस प्रकार से हम चलेंगे। तो जब हम x का लिखेंगे तो x के मान को नहीं लेंगे हम, अर्थात दूसरे से स्टार्ट करेंगे। तो ये दूसरा नंबर है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और ऊपर से स्टार्ट करना है, अर्थात 3 से स्टार्ट करेंगे। तो 3 और 15 तो 45 हो गया। ऋण ऋण का निशान धन में बदल गया, बीच में ऋण आना ही आना है, और इसी प्रकार से 3 का 7 में करेंगे तो आएगा 21। ऋण का 3 ऋण का 7 मिलकर के हो जाएगा धन का 21, और ये ऋण का निशान सभी में आएगा। इसी प्रकार से y को लिखेंगे हम। तो y का अर्थ ये हुआ कि हम तीसरे नंबर से देखिए शुरू करेंगे, यहाँ पर तीसरे नंबर से, और ऊपर से शुरू करेंगे, अर्थात 7 से शुरू करेंगे। तो 3 का 1 से, अर्थात इधर ऐसे, तो 7 3 21 ऋण का, क्योंकि ऋण का 7 है और 3 धन का है, और 15 का करेंगे 1 से, ये वाला इस तरह से। तो ऋण का 15 धन का 1, तो ऋण का 15 आएगा, और बीच में इनके ऋण का निशान आएगा। इधर हम लिखेंगे धन का 1, क्यों? क्योंकि इस तरफ दाएं पक्ष में आप देखेंगे तो 0 0 लिखे हुए हैं, अर्थात जो नियत संख्या है वो बराबर के बाएं पक्ष में है, बाएं पक्ष में है। ऋण का 7 और ऋण का 15 बाएं पक्ष में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम धन का 1 लेंगे। पिछले किसी प्रश्न में इसी प्रकार से था, तो हमने ऋण का 1 लिया था, क्योंकि उसमें दाएं पक्ष में लिखी हुई संख्याएं थी, अर्थात यही 7 जो है उसको आप दाएं तरफ होता तो हम यहाँ पर ऋण का 1 लिखते। आगे बढ़ते हैं। तो हम शुरू करेंगे 1 और 2, 1 अर्थात यहाँ पर, और ऊपर से शुरू करना है, अर्थात यहाँ से शुरू करना पड़ेगा हमें। तो 1 का 3 से करेंगे तो आएगा 3, ऋण का 3 है तो यहाँ पर ऋण का 3 हो जाएगा। अब दूसरा क्रॉस लगाएंगे इस तरह से, तो इस तरह से लगाएंगे तो 3 3 9, धन का 3 ऋण का 3 अर्थात ऋण का 9, और बीच में आएगा ऋण का। सॉल्व हल करते हैं इसको। तो 45 में 21 घटाना है, 24 आएगा। ऋण का 21 ऋण का धन 15 हो जाएगा, और 1/15
ऋण का 3 और ऋण ऋण धन का 9 हो जाएगा। आगे इसको हम हल करेंगे। तो x बटे 24 बराबर y बटे 15 6 21 ऋण का 6 क्योंकि ऋण की संख्या बड़ी है, और 9 में 3 घटाएंगे तो 6 धन का, क्योंकि 9 जो कि बड़ी संख्या है वो बड़ी है। आगे हल करेंगे तो पहले हम ले लेते हैं इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम। तो y का 6 से करेंगे तो 6y, और 1 का 6 से करेंगे तो 6, y बराबर 6 बटे 6, काटेंगे तो आएगा ऋण का 1, अर्थात y का मान हमें प्राप्त हो गया है ऋण का 1। इसी प्रकार से हम अब इन दोनों को लेंगे। तो x का 6 में करेंगे तो 6x, और y का 24 से करेंगे तो 24y। 6 से इसको काटेंगे, 4 बार में कटेगा, तो x बराबर आ जाएगा x बराबर जो है वो आ जाएगा 4y, और ऋण के निशान को हम दाएं पक्ष में भेज रहे हैं। तो ऋण का 4, y का मान ऋण का 1 है तो यहाँ पर ऋण का 1 रख देंगे। कोई साइन नहीं है, कोई निशान नहीं है, तो गुणा का तो 4 एकम 4, ऋण ऋण का धन, अर्थात x का मान जो है वो 4 आ जाए।